माय नेम इज़ मारिया शकील और मैं एक एसीसी मेंबर हूँ करेंटली एंड मैंने बैचलर किया हुआ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में और मैं आप लोगों को MA1 पढ़ाऊँगी। ठीक है। आज के दिन हम थोड़ा ओरिएंटेशन करेंगे MA1 के बारे में, देखेंगे उसका सिलेबस क्या है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, पेपर में किस तरह चीज़ें आती हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास से जो है ना MA1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हमारा जो MA1 है बेसिकली ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है। ठीक है। MA1 में हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना बेसिकली लोगों को ये लगता है कि मैनेजमेंट का सिर्फ ये काम है कि देखना प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, जबकि ये काम सिर्फ नहीं होता। मैनेजमेंट के डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा काम होते हैं। जैसे अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू किस प्रोडक्ट से आया, कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट कितनी है, कौन सी प्रोडक्ट है जिसपे कितने एक्सपेंसेस लगे, कौन सी आपकी फैक्ट्री है जहां पर आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ रहा है, रेंट ज्यादा आ रहा है, फिर कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस से आप प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर रहे हो, फिर कौन से एम्प्लॉयज हैं जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर मटीरियल कहाँ से परचेज करना है। सारी चीजें जो होती है ना ये बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। इसकी एक सब डिवीजन है ना कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हम लोग पढ़ेंगे। MA1 में बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को जो इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आप प्रोवाइड करोगे, किस तरीके से आप उन्हें रिकॉर्ड करोगे, कोडिंग किस तरीके से करते हो, आपकी डिफरेंट टाइप की कॉस्ट होती है वो कौन कौन सी है, वो हम आगे जाके देखेंगे। सो आपको मैंने अपना नाम बता दिया है, मेरा नाम मारिया शकील है। फिर बता देती हूँ मैं अभी मेरी वैसे बैचलर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी, और मैंने अपनी अभी करंटली मैं ACCA मेंबर भी हूँ। 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग में भी और जो है प्रोफेशनली भी। अभी मैं एक अमेरिकन कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, वहां पर उनके अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट को देख रही हूँ और उनके सेल टैक्स में मैं रिसेंटली जो है वो शिफ्ट हुई हूँ। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं MA1 की तरफ। MA1 का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप लोगों को पता चले कि कंपनीज किस तरीके से कॉस्टिंग करती हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। ठीक है। क्योंकि मैनेजर्स ऐसे नहीं है कि मैनेजर्स बैठे बैठे उन्हें पता चल रहा है कि यार ये प्रॉफिट जनरेट करी है डिवीजन। ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं KFC की एग्जांपल, KFC I10 में है। अब मैंने मैनेजमेंट को पता चला KFC I10 जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो हम ऐसा करते हैं, हमारी सेल्स बहुत ज्यादा हो गई हैं तो हम जो है ना ये हमारी बहुत प्रॉफिटेबल है। जबकि ऐसा लाजमी नहीं कि सिर्फ सेल्स को देख के उन्होंने डिसीजन नहीं लेना, उन्होंने उसकी कॉस्ट को भी देखना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को भी देखना है जो कॉस्ट में आते हैं, फिर इंप्लॉयज कितना पड़ रहे हैं, फिर उसका रेंट कितना है, तो वो सारी पिक्चर्स को देखकर उन्होंने डिसीजन लेना होता है। तो इसमें आपको बेसिकली इस सब्जेक्ट का मेन एम ही है कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग आपको करे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। फिर हमारे पास ये इसका सिलेबस है। बेसिकली सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचर एंड पर्पस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन को समझने के बाद फिर हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर एक कॉमन पर्टिकुलर गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। अब वो पर्टिकुलर गोल कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉफिट अर्न करना भी हो सकता है, वो चैरिटी भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ऑर्गेनाइजेशन एक वास्ट फील्ड है। ठीक है। फिर उसमें आती है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्पेसिफिक पीपल ऑफ जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं, एक पर्टिकुलर गोल उनका क्या होता है, हमने प्रॉफिट जनरेट करना है। सो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जनरेट करने के लिए वर्क करती हैं वो होती है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हम लोग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हाँ नेचर एंड पर्पस में हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होती है जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपको पता है ना, मैनेजमेंट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट डिफरेंट होता है। अक्सर लोग करते हैं कि अकाउंटेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट अलग है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट अलग है। ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो पर्सन होता है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कंपनी के बारे में, उसकी कॉस्ट, रेवेन्यू और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है मैनेजमेंट को, वो कलेक्ट करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। तो जो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो आपकी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट
डोमेन है वो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में हम डिफरेंट प्रोसेस वेज पढ़ेंगे, किस तरीके से हम लोग अपनी कॉस्टिंग, और उसके अलावा हम कोडिंग सिस्टम पढ़ेंगे। कोडिंग सिस्टम में जैसे रोल नंबर्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि आप लोगों के स्कूल में जो जिस ईयर में ज्यादातर आप जाते हो उससे आपका कोड मतलब रोल नंबर स्टार्ट हो रहा होता है, वो आपकी एक इजीली आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी ये होता है कि आप लोग हर कॉस्ट को एक इजी नंबर दे देते हो, जैसे 502। उससे आप ब्रेकडाउन जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आपको समझ आएगा कि हर नंबर का एक मतलब होता है कि वो नंबर क्यों दिया जा रहा है, कि वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कॉस्ट होती है, वो कोई ना कोई स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। अब अकाउंटेंट हर वक्त बैठ के टाइप तो नहीं करता रहेगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और फिर इस डिपार्टमेंट का, वो क्या करेंगे, फौरन कोड डालेंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या होगा, उस कोड को आइडेंटिफाई करेगा और जाकर वो रिकॉर्ड कर देगा जिस जगह पर उसने रिकॉर्ड होना होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अब कॉस्ट तो बहुत सारी हैं, लेकिन कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, जैसे आप उनको क्लासिफाई करते हो ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको, उसे इजीली पढ़ सको। जैसे फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो वो सारी, अस्सलाम वालेकुम, वो सारी कॉस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद हमारे कुछ कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। कॉस्ट सेंटर्स बेसिकली आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो डिपार्टमेंट जो कि कॉस्ट जनरेट करते हैं, आपके रेवेन्यू नहीं जनरेट करते। हर कंपनी में इसकी एग्जांपल क्या होगी, एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जो कि आप उनकी सैलरीज पे कर रहे हो लेकिन वो आपके रेवेन्यू कोई नहीं जनरेट करके दे रहे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया। फिर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर्स आ गए। प्रॉफिट डिपार्टमेंट्स फैक्ट्रीज में होते हैं जो कि रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं और कॉस्ट भी जनरेट कर रहे होते हैं। और एक पूरी फैक्ट्री आपकी बेसिकली क्या होती है, पूरी फैक्ट्री आपकी एक इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट सेंटर होती है। क्यों, वहां पर आपकी कॉस्ट भी जनरेट हो रही है, प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है और साथ साथ आपके एसेट्स भी पड़े हैं वहां पर, जो फिक्स एसेट्स होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। आप लोगों को सर ने तो भी मेरे ख्याल से पढ़ाया होगा ना, फिर में ओके, ठीक है। हम डिटेल में, मैं अभी सिर्फ आपको चैप्टर्स का बता रही हूँ, फिर सर भी साथ साथ पढ़ाते जाएंगे, वही टर्मिनोलॉजीज आपकी MA1 में भी यूज होती रहेंगी। अगर फिर भी आपको, अगर किसी को नहीं पता होगा कोई चीज का, तो वो आप लोगों ने पूछना है। फिर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, कि हम उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ठीक है। डेबिट क्रेडिट जो आप लोग आगे पढ़ोगे, तो हम किस तरीके से वो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेबर की होती है, हम इस जो पर्टिकुलर MA1 में जो मेजर कॉस्ट है ना, लेबर होगी, हमारे मटेरियल होगी और अदर एक्सपेंसेस होंगे, इनकी हम लोग अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम स्प्रेडशीट पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है ना वो पुराना जमाना खत्म हो गया है, अब हर चीज कंप्यूटराइज हो गई है, ज्यादातर सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लेकिन बड़ी जो छोटी कंपनीज है ना वो अभी भी सॉफ्टवेयर पे मूव नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत एक्सपेंसिव है। अभी भी बहुत सारी आपका जो है ना मार्केट है वो स्प्रेडशीट पे काम करिए, एक्सेल पे काम करिए। उसके बारे में हम लैब्स में जाएंगे और वहां पर प्रैक्टिकली हम उसको करेंगे। अभी तक किसी का कोई सवाल? मॉल्स वगैरह में होते हैं जो कोड वगैरह उन्होंने डाले होते हैं आइटम्स वगैरह के, उसी तरह मैनेजमेंट। बिल्कुल, हाँ जी, वही जैसे आप जाते हो वो कोड्स वगैरह होते हैं, वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि किस उस चीज का है। वो कोडिंग सिस्टम होगा, जैसे बार कोड, हाँ जी, बार कोड होता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी उस इन्वेंट्री को जाकर हिट कर जाता है। अच्छा, अब पेपर पैटर्न की तरफ आते हैं। ओके, अब हम पेपर पैटर्न की तरफ आते हैं और टाइमिंग की तरफ आते हैं। आपका जो ये एग्जाम है ऑन डिमांड होता है, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी आप उसके लिए रजिस्टर करोगे खुद को और जाके पेपर दे दोगे, ठीक है। आपका ये कंप्यूटराइज बेस्ड पेपर होता है, MCQs होंगे, 2 आवर्स आपका टाइम होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे आपके, और हर एक क्वेश्चन का आपका 2 मार्क्स होगा, लाइक 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 50% आपको चाहिए पास होने के लिए, लेकिन हमने 50% नहीं लेने, ठीक है, ये माइंड में रखना है, क्योंकि जो बंदा 50% माइंड में रखता है तो उसके 30 या 40 ही आते हैं। हमने 100% माइंड में रखना है और फिर हमने कोशिश करनी है कि हमारे फिर जाकर 90, इतना मुश्किल नहीं है, ले सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने कॉन्सिस्टेंट होना होता है। अब आपके लिए क्या होता है कि अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो हर एक क्वेश्चन पर आपने 2 मिनट्स 24 सेकेंड्स लगाने हैं, लेकिन आपने एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए। क्यों, क्योंकि आपके इस पेपर में कुछ MCQs इतने इजी होंगे कि आप फौरन उसे क्लिक कर लोगे और आप टिक कर लोगे, और कुछ MCQs ऐसे होंगे जो शायद 2 मिनट भी ना लगाएं, वो शायद 5 मिनट्स लगा दें। सो आप लोगों ने अपना टाइम सेव करना है, ठीक है।
उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फॉर्मेट की तरफ। आपके इसमें आएंगे मल्टीपल चॉइस, जिसमें से आपने क्या करना है, कोई एक सेलेक्ट करना है, कोई भी जो करेक्ट आंसर होगा। एसीसी ने अभी इसको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आपकी कोई नंबर एंट्री भी होगी, लाइक आपसे कोई कैलकुलेशन आपको कह देगा मटेरियल कॉस्ट कितनी है, आपने कैलकुलेट करनी है, आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, आपने नंबर लिख लेने हैं, ठीक है, अमाउंट लिख लेनी है। और इसमें आपने बहुत ध्यान रखना है, जैसे आपको 1000 में वो कहता है 1000 में आंसर है, इन 1000, तो आपने 2000 मतलब सिर्फ 2 लिखना है, ठीक है, कि 1000 में वो ऑलरेडी वो कह रहा है 1000 में आंसर होगा, तो 2000 की बजाय आपने पूरा 2000 नहीं लिखना कि 00 लगाओ, ठीक है, सिर्फ 2 लिख देना। फिर मल्टीपल रिस्पॉन्स आपके पास होता है कि जो एक से ज्यादा आंसर ठीक होते हैं, लाइक आपका ऑप्शन ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, जो दोनों होते हैं वो आपने करने। एक मैचिंग कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है, कि आप लोगों ने मैच करना है, इसके सामने ये वाला आंसर होगा, इसके सामने ये आंसर होगा, इसके सामने ये। जब हम प्रैक्टिकल करते रहेंगे ना तो आपको समझ आएगी, इतना मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं। अच्छा, उसके बाद आपके क्या है कि हाँ, जैसे ही आप करोगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा उसी दिन, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितना ठीक है और कितना खराब है। इसमें कोई पार्शियल ग्रेडिंग नहीं है। कुछ आपके आगे जाके सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें अगर आपने, जैसे ये है ना कि मल्टीपल रिस्पॉन्स है, या इसमें से किसी, उसमें आपको पार्शियल ग्रेडिंग दे देते हैं कि आप ठीक है, नियरेस्ट हो, ठीक हो, तो आधे मार्क्स मिल जाएंगे, आधे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे इस वाले में आपने एक ऑप्शन सही सिलेक्ट किया, एक गलत सिलेक्ट कर दिया, लेकिन इसमें नहीं, अगर आपने सही सिलेक्ट करोगे तो ही मिलेगी, पार्शियल मार्किंग नहीं है आपकी यहाँ पर। उसके बाद हम रिसोर्सेज देखेंगे कि हम रिसोर्सेज कौन सी यूज करेंगे, स्टडी मटेरियल कहाँ से लेंगे। एक तो मैं आपको अपने नोट्स बना कर दूंगी, ठीक है, हर चैप्टर के, वो मैं अपलोड कर दूंगी आपके पोर्टल्स वगैरह पे और आपको प्रोवाइड कर दूंगी। दूसरा, हम कैपलिन की स्टडी टेक्स्ट लेंगे। हम कैपलिन इसलिए पढ़ेंगे, कैपलिन थोड़ी सी इजी वर्डिंग है उसमें, बीबीबी में थोड़ी सी मुश्किल वर्डिंग है दोनों सेम चीज। फिर उसके बाद हम एग्जाम किट देखेंगे कैपलिन की, ठीक है, और बीपीपी की भी एग्जाम किट देखेंगे, दोनों की किट से करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ी टेक्निकल सवाल है बीपीपी में। उसके बाद हम, आप लोगों ने क्या करना है, एसीसी स्टडी हब में से इनके फ्लैश कार्ड हैं, डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, वो आप लोगों ने खुद पे करने हैं। अगर कुछ नहीं समझ आएगी देन वी विल डिस्कस इन द क्लास। अच्छा, हम इसको किस तरीके से सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे क्लास में, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगी, ठीक है, उस पे आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, घर जाके आपने डेली बेसिस पे पढ़ना है। इट्स बेटर कि आप डेली बेसिस पर 1 घंटा पढ़ लो उस टॉपिक को, बजाय इसके कि आप पेपर से पहले 4-4 5-5 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब हम इजी एग्जाम्पल तो क्लास में कर लेंगे, फिर एग्जाम किट की हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ बाय जैसे 1 चैप्टर कंप्लीट हुआ, हम एग्जाम किट को देख लेंगे, 2nd चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके रेलिवेंट एग्जाम किट को देख लेंगे। फिर उसके बाद एट द एंड हम पूरी रिवीजन करके और 2 से 3 आपके मॉक एग्जाम लेंगे लैब में जाकर। फिर उससे क्या होगी कि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी काफी अच्छी। इसके अलावा आपकी कोई सवाल हो किसी के? आप लोग कुछ बच्चे लेट आए थे ना, कहाँ थे? हाँ, आप लोग अपना, हमजा को तो हम जानते हैं भाई, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दो जो नहीं आए थे। शायद अच्छा, आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैंने आईकॉम। अच्छा, आईकॉम किया हुआ है। और आपने? मेरा नाम हुसैन अहमद है। अच्छा। प्री मेडिकल। अच्छा, प्री मेडिकल किया हुआ है। एमडी कैट तो नहीं दिया था आपने? अच्छा, फिर ठीक है। सही है, सही है। आपका? मनाहिला में आपने क्या किया हुआ है? प्री मेडिकल किया हुआ, आपने दिया था? नहीं। अच्छा, आपका? सेम प्री मेडिकल। अच्छा, नाम? हसीबा। और हमारे बीच हमजा भी, हमजा को तो हम जानते हैं, ठीक है, माशाल्लाह हमजा ने अपना पेपर पास किया अभी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पास किया है ना? हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिसेंटली। किसी को कोई हेल्प चाहिए हो हमजा से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, हमजा बता देगा। वैसे सर अब्दाल इज द बेस्ट, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे, फिर हमजा एज अ स्टूडेंट आपको बता देगा। बाकी किसी के कोई सवाल हैं? ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन आप अगर इसको डेली पढ़ोगे ना और डेली साथ, क्योंकि सिर्फ मेरा काम नहीं, आप लोगों का काम भी है, और आप पेपर तभी पास करते हो जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, ठीक है। लेकिन आप अभी तो आपको लगेगा ठीक है कर लेंगे कर लेंगे, और जब पेपर सॉल्व करने आओगे ना और जब नहीं होगा और जब एग्जाम आता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप पेपर कर रहे होते हो और आपसे पेपर सॉल्व नहीं हो रहा होता ना, उस वक्त आपकी क्या हालत होती है। आपने पैसे भी दिए हुए होते हैं, आपकी एनर्जी भी लग रही होती है, आपका टाइम भी होता है, सो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये इतना मुश्किल पेपर नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है ना पेपर पास करते हुए, प्रोफेशनल
प्रोफेशनल की बात कर रही हूँ। प्रोफेशनल तो बहुत मुश्किल पेपर्स होते हैं, कहने में लोग कहते हैं, बट जो मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो मुझे लगता था कि उन्होंने कैसे पास कर ली, बट क्यों? क्योंकि वो इतने जहीन नहीं थे। एसीसी इसीलिए कहा जाता है कि जहीन लोग नहीं करते, वो लोग करते हैं जो मेहनती होते हैं, कॉन्सिस्टेंट होते हैं, और वो लोग इजीली पास कर जाते हैं। तो आप लोगों ने कॉन्सिस्टेंट रहना, अपने डेली बेसिस पे पढ़ना है, और ये कोई नहीं है कि सवाल ना पूछो। आप हम जो एग्जाम पढ़ के जाएंगे ना, आप लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस करनी है, और आपने उसी वक्त मुझे ना व्हाट्सएप हम शेयर कर लेंगे, आप लोग मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, उसी वक्त जब पढ़ रहे हो उस सवाल को, कि हम फिर उसको मैं देखकर आपको कल ही, बजाय इसके कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट हो, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में आकर डिस्कस कर लेंगे, या फिर अगर हो सकता है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका रिप्लाई कर दूंगी ये इस तरीके से, अगर आप कहीं पर भी रुकते हो। सो कम्युनिकेशन हम लोग बहुत अच्छी रखेंगे, स्ट्रांग रखेंगे, और फ्रेंड्स की तरह चलेंगे, कोई वो स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं चलना, ठीक है, लेकिन पढ़ना है, ठीक है, मजा भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन भी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से। किसी का कोई सवाल है? अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग हैंड रेस कर दें। आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है? हाँ जी, मैं एसीसी मेंबर हूँ। एक क्वालिफाइड के बाद जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है उसके बाद जीपीआर। हाँ जी। कंफ्यूजन है कोई आप लोगों को? समझ आ गई है? पक्की बात है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूछ लूं क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? बंदे एक ही विजन के लिए काम कर रहे हैं, एक ही गोल अचीव करने के लिए। बिजनेस 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 में बिजनेस वही है, लेकिन पर्पस क्या है? को प्रॉफिट बनाना। गुड, ठीक है, बच्चे ने सुना है। सही है। ख्याल से ऑनलाइन भी किसी का कोई सवाल नहीं है। फर्स्ट ये जिस टाइम आप ऐसे एसीसी आप तैयार रहते हैं ये लॉन्च करते हैं, उस टाइम आप एसीसी एफिलिएट बनते हैं। हाँ जी, आप एफिलिएट बनते हैं अगर आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर ईआर करके उसके बाद फिर आपका फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काउंट होता है, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, फिर उसके बाद आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर वो आपने फुलफिल कर दिए हैं, वो आप उधर सबमिट कराओगे, जो भी आपका एसीसी मेंबर वाला ही उसको कर सकता है या सीए वाला कर सकता है। वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के बाद आपका जो है ना पी वो होता है, आप मेंबर बन जाते हो। मैम एक्सपीरियंस हम ये फाउंडेशन के बाद स्टार्ट कर सकते हाँ, कर सकते हो। आपकी जो एसीसी की सबसे अच्छी बात यह कि आप अपनी इंटर्नशिप्स को ना अपना एक्सपीरियंस काउंट करवा सकते हो। मैंने भी कितनी सारी इंटर्नशिप्स को काउंट करवाया, जबकि मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया है, लेकिन मैंने इंटर्नशिप सब ऐड की हैं। आप सारी चीजें ऐड करो, आप अभी से करना शुरू कर सकते। और एसीसी में सबसे अच्छी बात भी है क्या, आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दोगे अभी कुछ टाइम बाद, जैसे आपके इस लेवल के खत्म होंगे फाउंडेशन के, आप स्टार्ट कर दोगे अपनी प्रैक्टिस वगैरह। आप साथ फर्म्स में करो, जहां मिलती है करो, जिस तरह भी मिलती है करो, और उसको साथ साथ रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। मैं तो पहले वाला अपनी अपना डाल सकता हाँ, सारे आप फ्रीलांसिंग की हुई है तो आप फ्रीलांसिंग का भी एक्सपीरियंस डाल सकते हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस पे वो एसीसी एवेलुएट कर रहा होता है। लेकिन ये कितना इशू नहीं बनता आपका, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका इंटर्नशिप्स वगैरह सब काउंट हो रही होती हैं, तो इतना मसला नहीं होता, इजी हो जाता है। बट आपका रेलिवेंट पर्सन है, वो ऑब्जेक्टिव आपके अप्रूव करने के लिए ना, एक्सपीरियंस जो आप रिकॉर्ड करते हो ना, वो कोई भी कर सकता है आपका। जैसे अगर आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पर कोई भी पर्सन है, आपने उसके अंडर काम किया, अगर वो एसीसी मेंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करवा सकता है। वो सिर्फ ये बताता है कि हाँ भाई ये बंदे ने मेरे साथ इस टेन्योर पे काम किया है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, कि जैसे उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपने रिपोर्टिंग में काम किया है, टेक्स्ट पे काम किया है, मतलब आपके पास ऑप्शंस देते हैं वो आपको। कुछ तो बेसिक होते हैं, 5 फंडा वो कंपलसरी होते हैं, जिसमें आपके एथिक्स आ जाते हैं, वो तो आपने करने ही करने। उसके बाद आपके पास और भी काफी सारे होते हैं, आई थिंक 12 होते हैं कि 9 होते हैं, उनमें से आपने कोई 4 सिलेक्ट करने होते हैं। टोटल 9 ऑब्जेक्टिव आपने कंप्लीट करने होते हैं। और वो एसीसी मेंबर या सीए वाला, कोई एसीसी क्वालिफाइड नहीं, एसीसी मेंबर हो, या फिर कोई सीए का मेंबर होगा, आई कैप का होगा, वो आपको एसीसी बता देगा कि कौन कौन बंदा एलिजिबल होता है कि वो कर सकता है आपके साइन। तो वो पर्सन आपके साइन करेगा और फिर आप मेंबर बन। और मेंबर के बहुत फायदे होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग क्वालिफाइड बने हुए हैं लेकिन मेंबर इसलिए नहीं, क्योंकि मेंबर में ना ये होता है कि आपने देखा जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो देखती हैं कि एक्टिव मेंबर है कि नहीं है। क्योंकि इसलिए, क्योंकि जो अभी भी ना, अगर मैं मेंबर हूं तो करंटली मुझे ना पूरे साल अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ करनी पड़ेगी, मुझे वहां पर एसीसी में अपना डेवलपमेंट, हाँ,
वो ऐड करना पड़ेगा। तो फिर उस बंदे को होता है अच्छा ये मेंबर है करंट, इसका मतलब इसने अपनी प्रोफेशनली ये ग्रो कर रहा है, ये कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये अप टू डेट है अपनी नॉलेज से। तो इस वजह से वो लोग मेंबर बनते हैं, क्योंकि वरना इतनी पैसे कौन देता है, इसीलिए दे रहे होते हैं क्योंकि बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं आपके पास। तो इस चीज का होता है। बाकी कोई आपका सब्जेक्ट से किसी का कोई सवाल हो? इजी है, हो जाएगा, पक्की बात है, टेंशन नहीं लेनी। मतलब मजे का सब्जेक्ट है, हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे ना, करेंगे तो हो जाए। आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, ठीक है? सही है। और किसी का कोई सवाल? सब मुस्कुरा रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा। हमजा आपका कोई सवाल है? एक टॉपिक जरूर होता है, सीबीएसई होती है, किस चीज की, मेंबर की? पढ़ाई होती है। मेंबर की फीस मैं अभी रिसेंटली दी है, मेरे जहन से निकल गई, पाउंड में तो निकल गई है, पीकेआर में मुझे याद है। आई थिंक मेरी बनी थी, आई थिंक 90 बनी थी मेरी, 90,000 थी। उसके बाद ये अभी मैंने जो इस साल पे करनी है वो मेरे ख्याल से 1+ है, क्योंकि मैंने मेंबरशिप की रजिस्ट्रेशन फीस भरी है, मैंने मेंबरशिप की अभी सब्सक्रिप्शन नहीं भरी, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड अब हुई हूँ। मैंने पहले एफिलिएट की भर दी थी जल्दी से, मैंने कहा फिर मैं मेंबर के लिए रजिस्टर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं मेंबरशिप के लिए पहले रजिस्टर करती तो मुझे फिर वो भरनी पड़ती। फिर अभी मैंने मेंबरशिप के लिए फर्स्ट टाइम भरनी है, तो जब आप मेंबरशिप के लिए फर्स्ट टाइम फीस भरते हो तो वो काफी ज्यादा आपकी 300 समथिंग पाउंड है वो। फिर आपने लेकिन आप उसको कम करवा सकते हो, आपकी जो सैलरी स्लिप है ना, आप एसीसीए को सबमिट करो कि हम इतना, क्योंकि उनकी एक बेंचमार्क है, रेंज है कि इससे इस तक आपका अगर आपकी अर्निंग है तो आपकी ये होगी। अगर आप उसको अपनी सैलरी स्लिप दोगे, जो आपको टैक्स सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उस पर सारा कुछ लिखा होता है, तो वो आप सबमिट करोगे तो वो आपकी रिड्यूस कर देती है सब्सक्रिप्शन, और वो कम कर देती है। मेरे ख्याल से रिसेंटली मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने बताया था कि उनकी 60,000 पर आ गई है, 50-60,000 पर इतनी उनकी हो गई है। कोई बात नहीं, इससे ज्यादा अर्निंग हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। इसके काफी शुरू में पता है, मुझे लगता है कि आपके पास ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। आप अगर अपने एजुकेशन पे पैसे लगाते हो ना, तो ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है और इसका रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप उस जगह पर हो, मैं इस जगह पे हूँ, आई नो के है रिटर्न अच्छा खासा है, आपकी वैल्यू है। और सबसे ज्यादा पैसे के अलावा ना, आप एसीसीए हो, एक मुश्किल सर्टिफिकेशन है, आपके रिलेटिव्स में आपकी इज्जत इधर हो जाएगी, सीरियसली है। मतलब लोग कहते हैं अच्छा माशाल्लाह ऐसे हो गई है, ठीक है? तो वो बहुत मतलब इसका बहुत ज्यादा रिटर्न है आपका, पैसों की शक्ल में भी, इज्जत की शक्ल में। बाहर मार्केट में जब लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये एसीसीए क्वालिफाइड है, एसीसीए मेंबर है, तो वो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और सिर्फ आपने यहाँ रुकना भी नहीं होता, जो यहाँ रुक जाए आगे भी पढ़ना है, आगे भी कुछ ना कुछ करना है, ग्रो करना है। सो ये चीज बहुत मैटर करती है। सो आपने टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा, ठीक है? यही मैं कहूंगी, हो जाएगा। मुझे भी लगता था बहुत मुश्किल, आई नो कि मैं कितना जागी हूँ अपने प्रोफेशनल्स के पेपर्स के लिए, बहुत मेहनत की थी मैंने। लेकिन यही था कि मैंने मेहनत की, आपने प्रैक्टिस, मैंने एक चीज नोट की, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप पास कर लोगे। मुश्किल है, लेकिन एक एक पेपर में मैंने क्या किया था कि मिस्टेक कर ली थी कि मैंने ना उसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की थी, और जब मैं पेपर में बैठी हूँ ना, मुझसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहे थे, और मैं जो पैनिक कर गई थी, क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट सारे पता थे। लेकिन आपको एसीसीए में ना, आपको प्रैक्टिस इसलिए जरूरी होती है क्योंकि आपको पता हो कि आपने पेपर सॉल्व कैसे करना है, एसीसीए पूछ कैसे सवाल सकता है। सो प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। और उसको कहते हैं, मैं बैठी और मेरा ब्लैंक इर्द गिर्द टिक 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 लगी हुई थी लोगों की, मतलब लोग पागलों की तरह लिखे जा रहे थे। और फिर उसको कहते आपको मजीद स्ट्रेस होता है कि यार मैंने कहाँ लैग कर दिया। सो वो चीजें बहुत होती हैं। और दूसरा, आपने कंप्यूटर में अपना करना है प्रैक्टिस, जितनी भी करनी है, क्योंकि लैपटॉप्स में आप लोग कर लेना, लेकिन आपके कीबोर्ड्स जो होते हैं ना, क्योंकि आपके स्कैन में शायद पेपर होता है या कहाँ पर, वहां पर कीबोर्ड्स का बहुत वो होता है, कीबोर्ड के जो बटन होते हैं ना वो डिफरेंट है, यहाँ के डिफरेंट बटन। लेकिन आपके वैसे एमसीक्यूज हैं, आपको इतना इशू नहीं होगा। जो हमारे प्रोफेशनल्स कहते तो उस पर तो हमें लिखना पड़ता था ना सारा, तो वो आपकी प्रैक्टिस कंप्यूटर पे होनी बहुत जरूरी है उसके कीबोर्ड के साथ, कि अगर आपको कोई इशू ना हो।